लोगों के मेंटल एक तरीके से इकोनॉमिकल स्टेटस को ट्रांसफॉर्म करने वाला एक ऐसा युद्ध जिसने दुनिया को हिला करके रख दिया। मैं बात कर रहा हूं द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की। सो देखिए, नंबर 1 बात करते हैं द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की। इसका आइडियल ड्यूरेशन अगर हम ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो 1914 से 1918 तक माना जाता है। हालांकि 1918 में एकदम से इसके इंपैक्ट्स खत्म नहीं हुए थे। इंपैक्ट्स को खत्म होते होते आप देखोगे तो अगला 1 साल भी लग गया था। तो आप देखेंगे जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिकल पावर्स थे, है ना, जितने भी राजा महाराजा थे, टुवर्ड्स लाइक 17-18 सेंचुरी की अगर हम बात करें तो लास्ट तक जाते आते इनको ये समझ में आ गया था कि लोगों की जो फीलिंग है राष्ट्रवाद की, इसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, और यही जो होड़ लगी हुई यहाँ पे कॉलोनीज बनाने की, कॉलोनीज बिल्डअप करने की जो कल्चर चल रहा है बेटा, इसने क्या किया कि बहुत सारे पावर्स को आपस में भिड़ने पे मजबूर कर दिया। राइट, आजकल अगर आपने न्यूज की खबरें सुनी हो, मतलब आपने न्यूज देखी हो, तो आपको पता होगा कि यार वर्ल्ड में ना बहुत सारी जगह बैटल्स चल रही हैं, बहुत सारी जगह वॉर चल रही हैं। देखो, वॉर से ना, देखो दोस्तों, किसी का भला नहीं होता। वॉर एक ऐसी चीज है जो कि मतलब हमेशा अगर होती है ना तो डिस्ट्रक्शन लेकर के आती है। आज की कहानी आज के अगर माइंड मैप की बात करूं तो दोस्तों एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसा मतलब चैप्टर है जो कि आपको दुनिया के एक ऐसे इतिहास के एक ऐसे वॉर की कहानी सुनाता है जिसने ना सिर्फ आप कह सकते हैं लोगों को मारा, बल्कि आप ये मान लीजिए कि देश के देश गरीब बना दिए। लोगों के मेंटल एक तरीके से इकोनॉमिकल स्टेटस को ट्रांसफॉर्म करने वाला एक ऐसा युद्ध जिसने दुनिया को हिला करके रख दिया। मैं बात कर रहा हूं द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की। ठीक है, एक बड़ा ही खूबसूरत सा चैप्टर है क्लास 10 के आईसीएसई के अंदर। स्वागत है आप सबका वापस से आपके जबरदस्त प्लेटफॉर्म पीडब्ल्यू और आपके अपने बेहतरीन चैनल यानी आईसीएसई वाला पे। मेरा नाम है कुणाल। आज दोबारा से इस माइंड मैप की बेहतरीन सीरीज के अंदर दोस्तों आपके लिए लेकर के आया हूं भाई एक बड़ा जबरदस्त टॉपिक, दैट इज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। राइट, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपकी कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री का पार्ट है, बहुत ही सिंपल है, वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक है। अब देखिए, काफी टाइम से हम इंडियन हिस्ट्री कर रहे थे, जरूरी है थोड़ा सा वर्ल्ड हिस्ट्री की तरफ भी नजर को घुमा लेना। तो बस आज के छोटे से प्यारे से वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कुछ कॉजेस को, उसके कुछ इंपैक्ट्स को, है ना, उसके साथ ही साथ कुछ रिजल्ट्स को। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं फटाफट से हमारा आज का जबरदस्त वाला सेशन। अच्छा, एक चीज बहुत अच्छी लगी मेरे को देख करके कि बहुत सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में आंसर करते हैं। आज फिलहाल उन बच्चों का मैं नाम लेके नहीं आ पाया, लेकिन डेफिनेट सी बात है, जो भी बच्चे पुराने क्वेश्चंस के आंसर किए हैं उनका नाम मैं लेकर के आऊंगा अपने नेक्स्ट सेशंस के अंदर। उनको थोड़ा सा कंग्रेचुलेशंस, हमारे डॉगेश भैया के साइड से थोड़ा सा वेल डन देना तो बनता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी नाइस बच्चों, आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो। चलो तो जल्दी से बात करते हैं फटाफट से कि आज हम क्या पढ़ेंगे। विल टॉक अबाउट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अगर मैं आपके सिलेबस की बात करूं दोस्तों, तो आपके सिलेबस के हिसाब से यहाँ पे मैं किन किन टॉपिक्स पे फोकस करना है, तो यहाँ पे टॉपिक्स है आपके द कॉजेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है, नेशनलिज्म, इंपीरियलिज्म, आर्मामेंट रेस वगैरह, एंड उसके साथ ही साथ रिजल्ट्स। तो साथ ही साथ एक बोनस टॉपिक मैं आपको यहाँ पे पढ़ा के जाऊंगा इस माइंड मैप के अंदर, दैट इज द इवेंट्स ऑफ द वॉर। ठीक है, तो सारी बातें हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे छोटे से प्यार से वीडियो के अंदर। सो देखिए, नंबर 1 बात करते हैं द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की। इसका आइडियल ड्यूरेशन अगर हम ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो 1914 से 1918 तक माना जाता है। हालांकि 1918 में एकदम से इसके इंपैक्ट्स खत्म नहीं हुए थे। इंपैक्ट्स को खत्म होते होते आप देखोगे तो अगला 1 साल भी लग गया था, यानी 1919। राइट, चलिए तो दोस्तों आइए बात करते हैं कि इस पूरे वॉर के पीछे के इंपॉर्टेंट कॉजेस क्या थे। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो एक बड़ा ही खूबसूरत सा यहाँ पे बात समझ में आती है, एंड दैट इज ऑफ नेशनलिज्म। तो देखिए, नेशनलिज्म हम सबने पढ़ा था कि नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है। नेशनलिज्म का मतलब होता है जब लोगों में कॉमन कॉन्शियसनेस आ जाए। ठीक है, जब लोगों को ये लगने लगे कि हमारा एक अपना खुद का स्टेट, अपना खुद का कंट्री होना चाहिए, और साथ ही साथ उसमें रहने वाले लोगों के बीच में कुछ कॉमननेस होनी चाहिए, यानी उनकी लैंग्वेज, उनका कल्चर, उनका रहने का तरीका, है ना, और साथ ही साथ जो उनके लीडर्स हैं वो भी काफी मिलते जुलते होने चाहिए। अगर आप देखोगे तो ये जो आपका सेंटिमेंट ऑफ नेशन है या सेंटिमेंट ऑफ नेशनलिज्म है, ये एक जमाने में यूरोप में इतना स्ट्रांग हो गया, या आप ये कह सकते हैं कि इसके बिल्कुल मतलब से बदल गए। तो जो नेशनलिज्म डेमोक्रेसी की बात करता था, जो नेशनलिज्म यहां पे बात करता था लोगों को एकजुट करने की, एक नेशन बनाने की, एक स्टेट बनाने की, उसी नेशनलिज्म में धीरे धीरे आप देखोगे दोस्तों तो अग्रेशन आ जाता है। लोगों के अंदर एक ऐसी भावना आ जाती है जहां वो अपने देश से तो प्यार करते हैं लेकिन दूसरे के देश से नफरत करते हैं, और नेशनलिज्म बदल जाता है आपका द एग्रेसिव एंड मिलिटेंट नेशनलिज्म के अंदर। ठीक है, जैसे आप कई बार कह सकते हो द नेशनलिज्म एंड द इंपीरियलिज्म। तो आप देखेंगे जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिकल पावर्स थे, है ना, जितने भी राजा महाराजा थे, टुवर्ड्स लाइक 17-18 सेंचुरी की अगर हम बात करें तो लास्ट तक जाते आते इनको ये समझ में आ गया था कि लोगों की जो फीलिंग है राष्ट्रवाद की, इसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और आप देखोगे कि जो कंट्रीज है उनके अंदर ये जो कहते हैं ना अग्रेसिव नेशनलिज्म डेवलप करना स्टार्ट हो गया। यानी अपने देश से तो आपको बहुत प्यार होगा लेकिन आप दूसरे के देशों से नफरत करोगे। आप चाहोगे कि आपके देश का हर एक देश के ऊपर कब्जा हो जाए, और तभी आप देखोगे कॉलोनियलिज्म वाली पॉलिसीज आती हैं। यूरोपियन कंट्रीज कई सारे कॉन्टिनेंट्स में जाके अपना कब्जा करते हैं अलग अलग कंट्रीज के ऊपर, ऑल इन द नेम ऑफ दिस नेशनलिज्म, है ना। तो अब ये नेशनलिज्म नहीं रह गया, अब ये बन चुका था अग्रेसिव नेशनलिज्म, जो कि एक बहुत बड़ा कारण था हमारे वर्ल्ड वॉर 1 का। ये समझते हैं कैसे। नंबर 1,
अग्रेसिव नेशनलिज्म का मतलब होता है कि जब आप अपने देश से तो प्यार करते हो और दूसरों से नफरत करते हो, दूसरों से हेट्रेड करते हो। मिलिटेंट नेशनलिज्म, अब अगर आप देखोगे तो यहां पे अपने देश को स्ट्रांग बनाने के लिए एक अलग सा सिरफिरा सा आप कह सकते हैं लोगों के अंदर एक वेव चल गया। तो लोगों को लगा अगर अपने देश को मजबूत बनाना है तो बहुत जरूरी है कि आपके पास एक मॉडर्न आर्मी होनी चाहिए। आपके जो मॉडर्न आर्मी के ऑफिसर्स हैं, आपके नेवी के ऑफिसर्स हैं, बहुत तगड़े होने चाहिए और तभी आप अपने देश की स्ट्रेंथ को डिनोट कर पाओगे। और अपने देश से प्यार करते हो तो ये सारी बातें जस्टिफाइड हैं। तो इसको हम कहते हैं बहुत ही नेगेटिव तरीके से नेशनलिज्म को मैनिपुलेट करना या एग्रेसिव नेशनलिज्म, राइट। जैसे फ्रांस की अगर हम बात करें तो फ्रांस चाहता था कि उसको अल्सैक एंड लोरेन के जो इलाके हैं जर्मनी के कब्जे में उसे वापस मिल जाए। सर्बिया चाहता था कि जितने भी बाल्कन स्टेट्स हैं इनको मिला करके एक ऑल बाल्कन स्टेट बनाया जाए। तो इस तरीके की आइडियोलॉजीज आप देखोगे पूरे यूरोप में बहुत तेजी से वायरल होने लगती हैं, राइट। अग्रेसिव नेशनलिज्म की वजह से क्या हुआ कि एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज आना स्टार्ट की, ठीक है। जैसे फ्रांस एंड ब्रिटेन ने अगर आप देखोगे तो एशिया और अफ्रीका में बड़े बड़े अपने एम्पायर्स क्रिएट कर ले। कई सारे, जैसे ब्रिटेन ने क्या किया, इंडिया के ऊपर कब्जा किया, इंडिया के अलावा भी आप देखोगे कई सारे इलाकों पर कब्जा किया, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भाई हम नेशनलिज्म के चलते ये सब कर रहे हैं, इनफैक्ट हम चाहते हैं कि जो हमने डेवलपमेंट्स किए हम आपको भी वैसा ही बनाते हैं। सो ऑल इन द नेम ऑफ नेशनलिज्म क्या हो रहा है यहाँ पे, कॉलोनिज्म हो रहा है। यानी क्या कर रहा है कॉलोनिज्म का मतलब सिंपल होता है दोस्तों कि आप किसी और कंट्री के जहां पे अटैक करते हो और साथ ही साथ वहां पे जाके कब्जा कर लेते हो और अपनी सरकार वहां पे बना के रूल करने लगते हो, राइट। दैट इज कॉल्ड एज कॉलोनी फॉर्म करना या कॉलोनिज्म, कॉलोनी बनाना किसी देश को। जैसे इंडिया अगर हम देखें तो ब्रिटेन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉलोनी था, राइट। तो यहां पे क्या हो रहा है कि नेशनलिज्म की फीलिंग को यहां पे मिसयूज करते हुए अग्रेसिव नेशनलिज्म में बदलते हुए क्या किया जा रहा है दोस्तों, ये एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज को फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल फ्रांस और ब्रिटेन आपको दिख जाते हैं। इसके अलावा कई ऐसे नेशन है, जर्मनी, इटली, जापान वगैरह, जिन्होंने कई सारी अदर पावर्स के साथ कॉम्पीट किया और यहां पे कॉलोनीज बनाने की खोड़ सी मच गई। तो हर एक जो डेवलप्ड नेशन है, हर एक डेवलप मतलब उस जमाने के हिसाब से हर एक जो पावरफुल नेशन वो चाहता है कि हम कॉलोनीज बनाएं और ज्यादा से ज्यादा बनाएं। तो ये कह सकते हो एक तरीके का कंपटीशन क्रिएट हो रहा है यहां पे इन बड़ी बड़ी पावर्स के बीच में, राइट। चलिए, अब जो बिल्डिंग ऑफ कॉलोनीज था ये एसेंशियल इसलिए था बिकॉज यहां पे रॉ मटेरियल्स मिलते थे, प्लस इन कॉलोनीज की जो मार्केट्स थी इनके प्रोडक्ट्स के लिए, मतलब जो यूरोपियन प्रोडक्ट्स थे इनके लिए बहुत बेहतरीन थी, राइट। कॉलोनीज साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो पावर एंड प्रेस्टीज को भी ऐड करते थे यूरोपियन नेशंस की। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इससे क्या हुआ कि लोगों के इंटरेस्ट आपस में क्लैश करने लगे। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल मान लेते हैं फ्रांस वाले और ब्रिटेन वाले एक ही जगह पे अगर कब्जा करना चाहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है दोनों के इंटरेस्ट क्लैश करेंगे। अगर मान लेते कोई एक एक्स एरिया है जहां पे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, जहां पे कब्जा करने से आपको बहुत फायदा हो सकता है, तो डेफिनेट सी बात है हर एक पावर उस इलाके को कब्जा करना चाहेगी और कब्जा तभी हो पाएगा जो जीतेगा, वो विनर होगा, वही कब्जा करेगा। इनफैक्ट आप कह सकते हो एक छोटी सी चीज यहां पे कई सारी बड़ी बड़ी बैटल्स कॉज कर सकती है, ठीक है। और यही जो होड़ लगी हुई यहां पे कॉलोनीज बनाने की, कॉलोनीज बिल्डअप करने की जो कल्चर चल रहा है बेटा, इसने क्या किया कि बहुत सारे पावर्स को आपस में भिड़ने पे मजबूर कर दिया, राइट। चलिए, दूसरा इंपॉर्टेंट बात अगर मैं आपसे करूं, दैट इज रेस फॉर द आर्मामेंट। अब अग्रेसिव नेशनलिज्म के चलते क्या होता है कि सेल्फ डिफेंस के नाम पे क्या हो रहा है कि हर एक कंट्री ना, हर एक यूरोपियन नेशन बहुत सारे आर्म्स एंड एम्युनिशन इकट्ठा करने चालू कर रहा है, राइट। चलिए, अब जर्मनी ने यहां पे पावरफुल नेवी बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया जिससे कि वो अपनी एशिया और अफ्रीका में जो उसकी कॉलोनीज थी उसको प्रिवेंट कर पाए, ठीक है। अच्छा, इन्होंने क्या किया, वन ऑफ द लार्जेस्ट शिप्स बिल्ड किया जिसका नाम था इंपेरेटर साल 1912 के अंदर, राइट। एंड ब्रिटेन एंड फ्रांस यहां पे बहुत ज्यादा दुखी हो गए जर्मनी की बढ़ती हुई पावर को देखते हुए, क्योंकि जर्मनी को पता था कि भाई ब्रिटेन के पास बहुत तगड़ी नेवी है और ब्रिटेन को अगर काउंटर करना है, खासकर अगर कल समुद्र में बैटल हो जाती है तो आपके पास नेवी होनी पड़ेगी। तो जर्मनी अपनी पावर को एकदम रैंप अप कर रहा है तगड़े तरीके से ताकि अपनी कॉलोनीज को बचा पाए और साथ ही साथ अपने आप को और पावरफुल बना पाए। और इसी को देखते देखते आप देखोगे ब्रिटेन और फ्रांस बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि जर्मनी की पावर ऐसे बढ़ती गई तो यार हम क्या करेंगे। तो एज ए रिजल्ट ये लोग भी क्या करते हैं, बाकी कंट्रीज भी भाई बहुत सारे आर्म्स एंड एम्युनिशन को स्टॉक करने लगते हैं, इकट्ठा करने लगते हैं। और ये अगर आप देखोगे तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एक बहुत बड़ा रीजन बना था, बिकॉज हर एक कंट्री के पास यहाँ पे बहुत सारे वेपन्स थे, एम्युनिशन था, टेक्नोलॉजी था, और जहां किसी कंट्री के साथ इनका थोड़ा बहुत भी अनबन हुआ और गलती से इन्होंने थ्रेट दिया कि देखो हम तुम्हारे पे यह बम मार देंगे, तो दूसरा कंट्री रिटेलिएट करेगा और आप देखोगे बैटल्स यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। तो सबके पास बहुत सारे आर्म्स एंड एम्युनिशन है जो कि एक बहुत बड़ा कॉज है। चलिए, तीसरा आते हैं डिवीजन ऑफ यूरोप इनटू टू हॉस्टाइल कैंप्स। अगर आप देखोगे तो यूरोप के अंदर ना दो ग्रुप्स यहाँ पे बन गए थे प्रॉपर और दो आपस में बहुत जलते थे एक दूसरे से, राइट, बहुत दुख, एक दूसरे से बहुत ज्यादा हेट करते थे। तो अगर हम देखेंगे अर्ली 20th सेंचुरी में दो तरीके के स्टेट्स आपको दिखाई देते हैं यूरोप के अंदर। एक वो जो आपके नेशन स्टेट्स यानी नेशंस बन चुके थे जैसे आपके ब्रिटेन एंड फ्रांस, और दूसरा आपके इंपीरियल स्टेट्स जहां पे अभी भी राजा महाराजा रूल किया करते थे, लाइक ऑस्ट्रिया एंड हंगरी, ठीक है। अगर हम ऑस्ट्रिया एंड हंगरी की बात करें तो ऑस्ट्रिया एंड हंगरी के अंदर सर्बिया आता था, बोस्निया आता था, क्रोएशिया आता था, जहां पे रहने वाले लोगों का कल्चर, लैंग्वेज सब कुछ बहुत डिफरेंट था, बट ओनली थिंग कॉमन थी दैट इज दे वर द पार्ट ऑफ ऑस्ट्रिया हंगरी। अब जैसे ऑस्ट्रिया से लेकर हंगरी तक का जो इलाका है वहां पे एक डायनेस्टी रूल किया करती थी जिसका नाम था द हाब्सबर्ग एम्पायर। ऐसी जर्मनी की बात करें तो जर्मनी के अंदर भी मोनार्की रूल किया करती थी। तो
जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रिया हंगरी हो गया, ये सब मोनार्कियल स्टेट्स है। ब्रिटेन फ्रांस की बात करें, सब नेशन स्टेट्स है, ठीक है। तो यहां का पॉलिटिक्स काफी अलग था। दूसरी बात, अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए जो नेशन से देश थे, उन्होंने एक दूसरे के साथ अलायंसेस करने स्टार्ट कर दिए, एग्रीमेंट्स करने स्टार्ट कर दिए। जैसे जर्मनी ने क्या किया, ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ अलायंस किया, ठीक है। बाद में इसमें इटली ने ज्वाइन कर लिया था 1882 में, और इसको आप कहते हैं द ट्रिपल अलायंस। तो ट्रिपल अलायंस किसके बीच हुआ था? जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली, ठीक है। इसी को काउंटर करने के लिए आप देखोगे तो फ्रांस, इंग्लैंड और रशिया भी अपना मिलकर के ट्रिपल एंटिटी बना लेते हैं इन द ईयर 1907, ठीक है, जिससे कि ट्रिपल अलायंस के एफर्ट्स को काउंटर कर पाए, राइट। अगर आप देखोगे तो बाद में इसमें जो है जापान भी ज्वाइन कर जाता है। एंड ये जो अलायंसेस थे बच्चे, अगर आप देखोगे तो उसने यूरोप को ना दो बड़े हिस्सों में डिवाइड करके रख दिया। एक वो हिस्सा था जिसको कहीं ना कहीं जर्मनी लीड कर रहा था, और एक वो हिस्सा था जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया ऐसे कंट्रीज थे। और आप देखोगे बाद में जो लड़ाई होती है, बैटल्स होती है, वो भी कहीं ना कहीं इन्हीं दोनों ग्रुप्स के लोगों के बीच में ही होती है, राइट। चलिए, अब अगर हम बात करें दोस्तों, दैट इज द इमीडिएट कॉज, जिसको हम साराजेवो का क्राइसिस भी कहते हैं, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो हमारे यूरोप में एक इलाका कहलाता है, इसको हम कहते हैं बाल्कन स्टेट्स। तो बाल्कन स्टेट्स बेसिकली आप देखोगे तो बाल्कन माउंटेन रेंजेस के आसपास के इलाके, और बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पे रहने वाले लोगों का कल्चर और उनका लैंग्वेज वगैरह बहुत डिफरेंट था। अब इस इलाकों पे आप देखोगे तो बड़े इलाके पे, बड़े एरियाज में, इन इलाकों के ऊपर टर्की का ओटोमन एम्पायर रूल किया करता था, ठीक है, जो कि एक मुस्लिम एम्पायर था। तो ऑब्वियसली बात है, सारे के सारे स्टेट्स जो थे एक मुस्लिम एम्पायर से इंडिपेंडेंस चाहते थे। दूसरी दिक्कत ये थी कि सारे स्टेट्स अगर आप देखोगे दोस्तों तो आपस में ही बहुत जलते थे। अब इन सबका एक नेता था, उसको हम कहते हैं सर्बिया। अब सर्बिया को अगर आप देखोगे तो रशिया पीछे से बहुत ज्यादा बैक कर रहा था, बिकॉज अल्टीमेटली रशिया को भी बहुत सारी पावर होल्ड करनी थी यूरोप में। तो सर्बिया क्या करता है, सर्बिया इन सबका नेता बन जाता है। सर्बिया कहता है कि मुझे एक ऑल बाल्कन स्टेट क्रिएट करना है, इन सारे स्टेट्स को मिला करके, ठीक है। और उन्हीं का अगर आप देखोगे कुछ सीक्रेट सोसाइटीज होती हैं जो यहाँ पे काम करने लगती हैं कई सारी कंट्रीज के खिलाफ। उसमें से एक था ऑस्ट्रिया हंगरी। तो ऑस्ट्रिया हंगरी का जो हैब्सबर्ग एम्पायर था बेटा, वो भी यूरोप में एक बहुत पावरफुल एम्पायर माना जाता था। और ये जो बाल्कन स्टेट्स हैं, इनके कुछ हिस्से पे अगर आप देखोगे तो हमारा हैब्सबर्ग डायनेस्टी का भी थोड़ा बहुत कंट्रोल आपको देखने को मिलता है। अब क्या होता है कि यहाँ पे जो आर्कड्यूक थे फ्रांस फर्दिनांद, जो कि ऑस्ट्रिया हंगरी के होने वाले राजा थे, ठीक है, इनको असासिनेट कर दिया जाता है बोस्निया के अंदर। तो बोस्निया क्या था, साराजेवो नाम की जगह का कैपिटल था, इन द ईयर 28 जून 1914, ठीक है। अब ये जो असैसिनेशन था उसको प्लान करने वाली जो सीक्रेट सोसाइटी थी, उसका नाम था द ब्लैक हैंड, ठीक है, जिसका काम अगेन ब्लैक हैंड किसकी थी, सर्बिया वालों के द्वारा बनाई गई थी। और सर्बिया वाले चाहते थे कि एक सिंगल सर्बियन स्टेट बनाना है, ऑल बाल्कन स्टेट्स को क्रिएट करना, ठीक है। और इसी वजह से आप देखते हो तो ये ऑस्ट्रिया के राजकुमार को मार देते हैं, जो होने वाले अगले राजा थे उनको यह मार देते हैं। कहां पे, साराजेवो के अंदर। साराजेवो क्या है बेटा, यहाँ पे बोस्निया का कैपिटल था, ठीक है। चलिए, और यहीं से अगर आप देखोगे तो सारा हिसाब किताब स्टार्ट हो जाता है। अब जैसे ऑस्ट्रिया के राजकुमार को मारा गया तो ऑस्ट्रिया ने क्या किया, 11 डिमांड्स रखी, किसके सामने, हमारे सर्बिया के सामने। तो सर्बिया ने मोस्ट ऑफ द डिमांड्स तो मान ली, लेकिन कुछ डिमांड्स ऐसी थी जो सर्बिया की इंडिपेंडेंस को छीन रहा था। तो एज अ रिजल्ट सर्बिया ने मानने से मना कर दिया। अब जैसे मानने से मना किया तो ऑस्ट्रिया ने क्या किया, इस पे वॉर डिक्लेयर कर दिया 28 जुलाई को। अब ऑब्वियसली बात है, सर्बिया को कौन सपोर्ट कर रहा था, मैंने आपको बताया, रशिया। तो रशिया भाई सर्बिया को सपोर्ट करने के लिए उतर आता है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे जर्मनी का, इनफैक्ट अगर आप देखोगे बच्चों यहाँ पे तो रशिया आ जाता है हमारे किसमें, इस सर्बिया को प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड 1 अगस्त 1914 को अगर आप देखोगे तो जर्मनी क्या करता है, ऑस्ट्रिया हंगरी के साइड से रशिया पे वॉर डिक्लेयर कर देता है, ठीक है। चलिए, एंड इनफैक्ट आप देखोगे 4 अगस्त को ब्रिटेन जो है जर्मनी पे वॉर डिक्लेयर कर देता है। तो एक तरीके से एक के बाद एक यहाँ पे क्या हो रही है, वॉर एक दूसरे कंट्रीज एक दूसरे पे डिक्लेयर करते जा रहे हैं। स्टार्टिंग कहां से हुई, ऑस्ट्रिया के राजकुमार को मारा किसने, सर्बियन बंदे ने, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पे, ऑस्ट्रिया ने कहा कि भैया हम तुमको माफ कर देंगे, लेकिन तुम हमारी कुछ डिमांड्स को मानो। तो कुछ डिमांड्स को तो मान लिया, कुछ को मानने से मना किया सर्बिया ने। तो ऑब्वियसली बात है, ऑस्ट्रिया ने उस पर वॉर डिक्लेयर कर दिया। अब सर्बिया की रक्षा कौन कर रहा था भाई, हमारा रशिया, ठीक है, बिकॉज उसका पंपा वही था, मतलब पप्पा उसका वही था जो पीछे से भड़का के उसको रखा हुआ था। तो जैसे ही सर्बिया पे वॉर डिक्लेयर होती है, सर्बिया भागता हो जाता है रशिया के पास, तो रशिया आ जाता है उसको बचाने के लिए। अब जैसे रशिया बचाने के लिए आता है तो इधर से ऑस्ट्रिया हंगरी के सपोर्ट में जर्मनी उतर जाता है। अब जैसे जर्मनी उतरता है तो देखो यहाँ पे ब्रिटेन के उतरने का एक रीजन था। ब्रिटेन ने कहा था कि देखो तुम्हें कुछ भी करना है करो, लेकिन बेल्जियम कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। तो अगर आप देखोगे तो जब जर्मनी वाले फ्रांस में घुसते हैं अटैक करने के लिए, तो बेल्जियम कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, बिकॉज बेल्जियम और फ्रांस के बॉर्डर्स अगर आप देखेंगे तो लगे लगे, ठीक है। तो बिना बेल्जियम में घुसे हुए जो है आप फ्रांस जा ही नहीं सकते। तो ब्रिटेन का क्लॉज ही यही था कि मैं वॉर में तब तक नहीं उतरूंगा जब तक बेल्जियम को आप नहीं छेड़ते। तो जैसे आप बेल्जियम छेड़ेंगे मैं आपके वॉर में उतर जाऊंगा। और जहां जर्मन फोर्सेस ने बेल्जियम में एंट्री मारी, वहीं आप देखोगे ब्रिटेन ने जर्मनी पे वॉर डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। चलिए, धीरे धीरे करके और कई सारे अलग कंट्रीज ज्वाइन करने लगे, ठीक है। अच्छा, जापान ने फॉर एग्जांपल जर्मनी पे वॉर डिक्लेयर कर दिया, राइट। उसका एम बहुत क्लियर था कि जो जर्मनी की टेरिटरीज हैं ईस्ट के अंदर, उसको कॉन्कर करना। ऐसे अगर देखोगे टर्की एंड बल्गेरिया जर्मनी के साइड से लड़ने के लिए आ गए, ठीक है। इटली बहुत टाइम तक न्यूट्रल रहा, बाद में अगर आप देखोगे तो उसने ट्रिपल अलायंस तोड़ दिया और जर्मनी के अगेंस्ट ही इसने वॉर डिक्लेयर कर दिया। तो इस तरीके से आप देखोगे कई सारे कंट्रीज एक दूसरे के साथ लड़ने लगे, नॉट ओनली इन यूरोप बट साथ ही साथ उन कॉन्टिनेंट्स में भी जहां पे इनकी खुद की कॉलोनीज थी। और तभी आप देखोगे बेटा इसको कहा जाता है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, राइट। चलिए, तो हमने देखा यहाँ पे दो ग्रुप्स थे, नंबर 1 पहला अलाइड पावर्स और दूसरा आपके सेंट्रल पावर्स। तो अलाइड पावर्स में आ जाते हैं ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, ठीक है, उनके अलाइज।
उनके सपोर्टर्स, इनको हम कहते थे लाइट पावर्स, और यहाँ पे आपके सेंट्रल पावर्स में आते हैं जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और बाकी इनके अलाइज है इनके सपोर्टर्स, तो ये मिलाते थे आपके सेंट्रल पावर्स, ठीक है, और इन्हीं दोनों के बीच में आपका वर्ल्ड वॉर 1 था। लेट्स टॉक अबाउट द फर्दर दैट इज इवेंट्स ऑफ द वॉर। तो अगर हम बात करें दोस्तों इवेंट्स ऑफ द वॉर की, वॉर कैसे लड़ी गई, क्या इसके आउटकम्स थे, लेट्स टॉक अबाउट दिस, ठीक है। नंबर 1 हम बात करते हैं सबसे पहले हमारे वॉर ऑन द वेस्टर्न फ्रंट की। देखिए अगर हम बात करें बैटल्स की, है ना, अगर हम बात करें वर्ल्ड वॉर की, तो बेटा वॉर के दो हिस्से थे, एक को हम कहते थे ईस्टर्न फ्रंट, एक को हम कहते थे वेस्टर्न फ्रंट, ठीक है। तो दो हिस्सों में आप देखोगे वॉर यहाँ पे लड़ी जा रही है। लेट्स टॉक अबाउट द वेस्टर्न फ्रंट। जो बैटल ऑफ मान थे यार बेटा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल थी। बेसिकली अगर आप देखोगे, मान एक नदी है जिसके साइड पे लड़ी गई थी बैटल, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें किसके बीच में फाइट की गई थी, फ्रांस एंड ब्रिटेन एक साइड पे थे और वर्सेस द जर्मन आर्मी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बच्चे, जो विक्ट्रीज मिली फ्रांस एंड ब्रिटेन फोर्सेस को यहाँ पे अगेंस्ट द जर्मनी इन द बैटल ऑफ मान, उसने क्या किया बेटा, एक बहुत ही डिसाइसिव पॉइंट यहाँ पे बना दिया वॉर के अंदर। फिर आता है आपका ट्रेंच वॉरफेयर। अच्छा अगर आप देखोगे तो हमारी जितनी भी वर्ल्ड वॉर 1 थी, इसमें हेवी एम्यूनिशन का इस्तेमाल किया गया था, मशीन गन्स वगैरह हो गए, बॉम्ब्स वगैरह हो गए। तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है, आप जमीन पे खड़े होकर लड़ाई नहीं कर सकते, तो यहाँ पे क्या करते थे, सोल्जर्स ट्रेंचेस या गड्ढे खोद लिया करते थे, राइट, और वहां से छुप के लोग अटैक लॉन्च किया करते थे, बिकॉज भाई ट्रेंचेस में रहना ना इतना आसान नहीं था, बिकॉज वहां पे कीड़े मकोड़े थे, डेड बॉडीज थी, है ना, क्लाइमेटिक कंडीशंस भी आपको फेस करना पड़ता था, तो इट वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट लाइफ। अब आते हैं वॉर ऑन द ईस्टर्न फ्रंट पे, ठीक है। तो स्टार्टिंग क्या हुआ था, जो ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड जर्मनी थे, इन्होंने कुछ इलाकों को यहाँ पे कब्जा कर लिया था, किसके, रशियन एम्पायर के, राइट। एंड इनफैक्ट अगर आप देखोगे रोमानिया, सर्बिया के अगेंस्ट भी लोग काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहे, राइट। लेकिन आउटसाइड यूरोप अगर आप देखेंगे, यूरोप के बाहर जो अलाइड पावर्स थे उन्होंने तगड़े कैंपेन्स यहाँ पे लॉन्च किए, स्पेशली अगेंस्ट द ऑटोमन एम्पायर, ठीक है। तो जापान ने यहाँ पे कई सारे जर्मनी के इलाके छीन लिए इन द ईस्टर्न एरिया, ठीक है। ब्रिटेन एंड फ्रांस ने कई सारे जर्मन कॉलोनीज को ऑक्यूपाई कर लिया इन अफ्रीका। तो इनसाइड यूरोप आप देखोगे ईस्टर्न फ्रंट पे ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी काफी पावरफुल पड़ रहे हैं, लेकिन यूरोप के बाहर आप देखोगे तो अलाइड पावर्स काफी तगड़े पड़ रहे हैं, राइट। चलिए अच्छा, अब अगर आप देखेंगे, लेट्स टॉक अबाउट फर्दर अबाउट द इवेंट्स ऑफ द वॉर। एक बड़ी इंटरेस्टिंग पॉलिसी यहाँ पे लाई जाती है, इसको हम कहते हैं द पॉलिसी ऑफ द ब्लॉकेड। ब्लॉकेड का मतलब होता है जितने भी मटेरियल एंड रिसोर्सेज हैं आपके दुश्मन देश के, उन सबको यहाँ पे ब्लॉक कर देना, जिससे आप उसको हर तरीके से तोड़ सको। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टैक्टिक्स जो कि अप्लाई की गई थी वर्ल्ड वॉर 1 में, दैट इज ब्लॉकिंग ऑफ एनिमी लाइंस, है ना, जिससे कि उनका जितना भी सप्लाई है खाने पीने का, वॉर मटेरियल का, रॉ मटेरियल का, सब यहाँ पे कट डाउन हो जाए। अब 1916 में अगर आप देखोगे तो जर्मन जो शिप्स थी, जर्मनी की सबमरीन्स वगैरह थी, उन्होंने क्या किया, बहुत सारी ब्रिटिश वॉरशिप्स को डुबा दिया, ठीक है। तो हालांकि अगर अब ये बात अलग है कि बैटल ऑफ वर्दून में हार गए थे बाद में, ठीक है। अच्छा इंग्लिश ने क्या किया, जर्मन कोस्ट को ब्लॉक कर दिया, अगर आप देखोगे, सो दैट कि जर्मनी की सप्लाईज यहां पे ना पहुंच पाए। जर्मनी इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो डॉजर बैंक का जो बैटल हुआ था बाद में, उसमें भी यहां पे हार गया था, राइट। चलिए अब आता है वॉर अगेंस्ट द टर्की। अब वॉर जो है अगर आप देखोगे, टर्की ने, ऑटोमन टर्की ने ज्वाइन किया था जर्मनी वाले साइड, यानी सेंट्रल पावर्स के बिहाफ पे, ठीक है। अब जर्मनी बाल्टिक सी का कंट्रोल करके बैठा हुआ था। इससे क्या हुआ, अगर आप देखोगे जर्मनी ने कंट्रोल किया हुआ था बाल्टिक सी को, ठीक है, एंड द ब्लैक सी को, राइट। तो इससे क्या हुआ कि ये दो ऐसे रास्ते थे जिससे आप रशिया को मदद पहुंचा सकते थे। अच्छा इसी के अलावा जो डांडलेस सी था बच्चों, वहां पे आप देखोगे कि जो टर्की था उसने अच्छा खासा कंट्रोल बनाया हुआ था। तो समुद्र के रास्ते जितने भी रिसोर्सेज यहाँ पे रशिया लाए जा सकते, खाना पीना, वॉर के मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स, सब कुछ यहाँ पे ब्लॉक हो गए, राइट। कैसे, बिकॉज जर्मनी कब्जा करके बैठा हुआ है और साथ ही साथ आपका टर्की भी कब्जा करके बैठा हुआ है। तो ऐसे केसेस में क्या हो गया, रशिया आइसोलेट हो गया, तो रशिया को ना कोई भी यहाँ पे मदद नहीं मिल पा रही है अपने सपोर्टर्स से। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, टर्की को ना ब्रिटिश इंडियन आर्मी यहाँ पे अटैक करती है और साथ ही साथ टर्किश सोल्जर्स यहाँ पे सरेंडर कर देते हैं ऑन 30 अक्टूबर 1918, ठीक है। इसके बाद से आप देखोगे कि जर्मनी अपना बहुत ज्यादा कमजोर पड़ जाता है, राइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट डिसाइसिव रोल था, दैट इज एंट्री ऑफ द यूएसए। 1915 में क्या हुआ कि जो जर्मन यू बोट्स थे ना, से यू शेप की बोट्स हुआ करती थी, उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश शिप को यहाँ पे डुबा डाला, ठीक है। ब्रिटिश पैसेंजर शिप थी लुइसियाना करके, इसमें 1153 पैसेंजर्स थे, 1153, इसमें से 128 बंदे जो थे अमेरिकन थे मारे गए। अब इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यूएसए ने ना तगड़े लोन्स दिए हुए थे लाइट पावर्स को, तो यूएसए को डर था कि अगर लाइट पावर्स हार गए तो उसका पैसा डूब जाएगा, राइट, क्योंकि यूएसए की इकोनॉमी पे एक बड़ा ब्लॉट होने वाला था, राइट। इसके अलावा अगर आप देखोगे कि जर्मनी अगर जीत जाता है तो जर्मनी पावर राइवल बन जाएगा यूएसए के सामने। तो एनी केसेस में, हर एक केस में अगर आप देखो तो यूएसए को भारी नुकसान था। दैट इज व्हाई इट वाज इंपॉर्टेंट कि अपने पैसेंजर्स की डेथ का बदला लेने के को मुद्दा बना करके यहां पे आप देखोगे यूएसए क्या करता है बेटा, यहां पे वॉर में कूद जाता है, ठीक है। तो यूएसए क्या करता है बेटा, डिक्लेयर करता है वॉर ऑन जर्मनी ऑन 5 अप्रैल 1917। तो रशिया 1917 में बैकआउट कर जाता है बिकॉज ऑफ रशियन रेवोल्यूशन इन द कंट्री, एंड यहां पे यूएसए ज्वाइन कर लेता है लाइट पावर्स को, जिससे लाइट पावर्स हो जाते हैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ठीक है। चलिए नाउ इसके अलावा अगर हम देखेंगे, हाँ तो मैंने बताया ना को रशिया 1917 में विड्रॉ कर गया था, ठीक है। तो एक और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट था वॉर का, दैट इज विड्रॉल ऑफ रशिया। अगर आप देखोगे तो वन ऑफ द मेजर इवेंट्स जो वर्ल्ड वॉर 1 के आते हैं, दैट इज वर्ल्ड वॉर 1 में से रशिया का पीछे हटना, ठीक है।
रीजन बहुत सिंपल है, बिकॉज रशिया में चल रहा था एक तगड़ा रेवोल्यूशन। अब रशियन ने काफी हेवी डैमेज फेस किया था, लगभग 6 लाख से ज्यादा रशियन सोल्जर्स मारे गए थे वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे आप देखेंगे 1917 में तो रशिया का ना सरकार बदल जाता है, रशिया की जो मोनार्की फॉल कर जाती है और वहां पे कई सारी सरकार में बदलाव आते हैं। फाइनली जो व्लादिमीर लेनिन थे, बोल्शेविक पार्टी के या कम्युनिस्ट पार्टी के बंदे, वो वहां पे सरकार को फॉर्म कर लेते हैं। जैसे ही सरकार फॉर्म कर लेते हैं, आप देखोगे कि वहां पे रशिया पीस ट्रीटी साइन कर लेता है विद जर्मनी, राइट। तो जो ऑब्वियस बात है, काफी अपोज किया गया था उसको लेकर के रशिया को, है ना, काफी मजाक उड़ा था रशिया का इस चीज को लेकर के, राइट। तो ये बेसिक चीजें अपने को यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। चलिए बेसिक चीजें अपने को यहाँ पे याद रखनी है फटाफट से, राइट बच्चों। चलो, तो हमने क्या देखा अभी यहाँ पे कि रशिया ने क्या किया, जर्मनी के साथ पीस करने के लिए ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट लिटोस साइन किया, ठीक है। चलिए नाउ लेट्स टॉक अबाउट फर्दर, आगे बात करते हैं जल्दी से। लेट्स टॉक अबाउट द एंड ऑफ द वॉर, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ बच्चों यहाँ पे 1918 में जो जर्मनी उसके अलाइज थे, इनको फटाफट से आप देखोगे बैक टू बैक बैटल्स हारना स्टार्ट हो गए, ठीक है। कैसे, बहुत सिंपल है, हमने देखा कि 1970 तक जर्मनी अच्छा लड़ रहा था, लेकिन 1918 से क्या हुआ कि जो जर्मनी थे और उसके अलाइज थे, इन्होंने क्या किया बच्चे यहाँ पे, इनकी बैंड बजाना शुरू किया। किसने? ब्रिटेन फोर्स, और ब्रिटेन, रशिया और हमारे फ्रांस के, सॉरी ब्रिटेन, फ्रांस और हमारे यूएस के तगड़े फोर्सेस ने, ठीक है। देखो यहाँ पे ना एक दो चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, यहाँ पे कई बार कंफ्यूजन क्रिएट होता है। 1917 का ईयर बहुत क्रूशियल है, ठीक है, बिकॉज 1917 में क्या हुआ था दोस्तों, नंबर 1 रशिया में हो रहा था रेवोल्यूशन, घातक रेवोल्यूशन, ठीक है, जहां पे सरकार पूरी बदल जाती है, आपकी मोनार्की को उतार के फेंक दिया जाता है और वहां पे एक कम्युनिस्ट टाइप की सरकार, सोशलिस्ट टाइप की सरकार फॉर्म होती है, राइट, जो कि यहाँ पे वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती थी और वो जर्मनी के साथ पीस ट्रीटी साइन कर लेती है। अच्छा, इसी के रिवर्स में आप देखोगे तो सन 1917 वो साल था जब यूएसए आपका यहाँ पे बैटल या वॉर को ज्वाइन करता है, और 1918 से अगर आप देखोगे तो जर्मनी की हालत बहुत खराब हो जाती है और बैक टू बैक उसे मार पड़ती है बाय द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ ब्रिटेन, फ्रांस एंड यूएसए, ठीक है। अब इससे क्या हुआ दोस्तों, इससे क्या हुआ, पॉलिटिकल डिस्कंटेंट फैल गया ऑस्ट्रिया हंगरी के अंदर। फिर क्या हुआ, बल्गेरिया ने यहाँ पे विड्रॉ कर लिया वॉर से, टर्की ने लाइट पावर्स को सरेंडर कर दिया 1918 में। अब क्या होता है, जो ऑस्ट्रिया हंगरी का एम्परर होता है वो सरेंडर कर देता है 3 नवंबर को, एंड एक रेवोल्यूशन ब्रोकआउट हो जाता है आपके जर्मनी के अंदर, और जर्मनी का भी जो एम्परर है वो भाग जाता है कहां पे, हॉलैंड, ठीक है, और जर्मनी बन जाता है एक रिपब्लिक या फिर डेमोक्रेटिक सरकार, राइट। तो जर्मनी का एम्परर कौन था, कैसर विलियम II, ये भाग जाता है राजगद्दी छोड़ के हॉलैंड, एंड जर्मनी जो है बेटा यहां बन जाता है एक डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक कंट्री, राइट। एक नई सरकार आती है, उसको हम कहते हैं वीमर रिपब्लिक। और फाइनली अगर आप देखोगे तो जर्मनी जो है यहां पे साइन करता है एक आर्मिस्टाइज यानी मिलिट्री एग्रीमेंट 11 नवंबर 1918 को, और वॉर हो जाती है समाप्त, राइट। चलिए 53 से 70 मिलियन पीपल ने यहाँ पे वॉर लड़ी थी, 9 मिलियन पीपल अगर आप देखोगे या तो घायल हो गया तो मार दिए गए वॉर में। तो इट वाज अ डेवास्टेटिंग वॉर बच्चों, बहुत सारे सिविलियंस वगैरह बेटा यहाँ पे मरे थे, बहुत सारी डिसीज वगैरह फैली थी इसके बाद। और इकोनॉमी अगर आप देखोगे, जितने भी आप कह सकते हैं वॉर कंट्रीज यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, उन सबकी इकोनॉमीज यहाँ पे ना बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई थी। इनफैक्ट जो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था इसके बाद, उसका भी बहुत बड़ा कारण यहाँ पे माना जाता है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को, राइट। लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट टॉपिक, दैट इज द रिजल्ट्स ऑफ द वॉर। चलो अगर हम बात करें रिजल्ट्स ऑफ द वॉर की दोस्तों, तो नंबर 1 सबसे पहला रिजल्ट था द ट्रीटी ऑफ वर्साई। तो ये वो ट्रीटी थी जिसने आप कह लीजिए कि यार जर्मनी को बिल्कुल गरीब और बेसहारा बना दिया, ठीक है। तो ट्रीटी का साइन हुआ था वर्साई के अंदर, दैट इज इन फ्रांस, ठीक है। साइन किसने किया था, विक्टोरियस नेशंस ने, राइट। अच्छा, अब इसके मेन टर्म्स क्या थे, नंबर 1 जर्मनी को माना गया गिल्टी गया, जितना भी अग्रेशन, जितना भी वॉर हुआ उसके लिए जर्मनी रिस्पांसिबल है, ठीक है। दूसरी बात, जर्मनी को बोला गया कि आप $33 बिलियन का कॉम्पनसेशन पे करिए, जिसको आप वॉर रेपरेशंस कहते हैं, ठीक है। तीसरी बात, जो राइन वैली था बहुत ज्यादा फेमस वैली था, मतलब आप कह सकते हैं काफी क्रूशियल स्ट्रेटेजिक पॉइंट था जर्मनी के लिए, उसको डीमिलिटराइज कर दिया गया, यानी मिलिट्री स्ट्रेंथ रिड्यूस कर दिया गया। और जर्मन टेरिटरी जो वेस्ट ऑफ राइन थी, उसको कहा गया कि अलाइड पावर्स अगले 15 साल तक ऑक्यूपाई करके रखेंगे। अल्सेक लोरान का जो इलाका था वापस फ्रांस चला गया, शेल्स्विक स्वान का जो इलाका था वापस डेनमार्क चला गया। तो ये सारे इलाके जर्मनी छीन ले गए। फिर जितनी भी कोल माइंस थी, सार करके एक इलाका है जर्मनी में, बहुत रिसोर्स रिच है, वहां की सारी कोल माइंस छीन करके फ्रांस को दे दी गई 15 सालों के लिए, ठीक है। और जर्मनी की जितनी भी कॉलोनीज बनी थी वो सारी की सारी लोगों ने आपस में डिवाइड कर दी, जो हमारे विक्टोरियस नेशन थे, राइट। इनफैक्ट जो साइज ऑफ जर्मन आर्मी था, नेवी था, उन सबको यहाँ पे रिड्यूस कर दिया गया, और इनफैक्ट सबमरीन वॉरफेयर और एयरफोर्स को यहाँ पे बैन कर दिया गया। तो दीज वर द मेजर स्टेप्स ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्साई। अब आता है द टेरिटोरियल रीअरेंजमेंट। अच्छा, अब क्या हुआ, यहाँ पे 3 डायनेस्टीज यहाँ पे एंड होती हैं वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। एक तो आपकी थी यार द रोमनोव डायनेस्टी इन रशिया, दूसरी थी आपकी हॉलोजोनन डायनेस्टी इन जर्मनी, ऑब्वियसली बात है इसका जर्मन प्रोनाउंसिएशन अलग हो गया, ठीक है। और तीसरी थी आपकी हैब्सबर्ग डायनेस्टी इन ऑस्ट्रिया हंगरी, ठीक है। तो 3 ऐसी डायनेस्टी से 3 ऐसे राजघराने थे बड़े बड़े बच्चों, जो यहाँ पे थोड़े से खत्म हो जाते हैं कहां पे, हमारे वर्ल्ड के अंदर, ऑस्ट्रिया हंगरी वाले, जर्मनी वाले और आपके रशिया वाले। ऑटोमन एम्पायर का रूल खत्म हो जाता है, ठीक है, इटली के अंदर खासकर जो इलाके जिसके कब्जे में थे, और भी कई सारे एरियाज। ऑस्ट्रिया हंगरी 2 सेपरेट स्टेट्स बन जाते हैं, मोनार्की बहुत सारे कंट्रीज में कोलैप्स कर जाती है, बहुत सारे इंडिपेंडेंट स्टेट्स यहाँ पे इमर्ज करते हैं, कुछ इसमें से फिनलैंड, एस्टोनिया, लिथुआनिया, लातविया, यूगोस्लाविया वगैरह थे, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो लीग ऑफ नेशंस बनता है, यानी कि ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका काम था फ्यूचर में किसी प्रकार की वॉर को प्रिवेंट करना, राइट। तो लीग ऑफ नेशंस को क्रिएट किया गया था एट द एंड ऑफ द वॉर। अगर आप देखोगे जो 14 पॉइंट प्रोग्राम था प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन ऑफ यूएसए का,
उसमें ये लीग को क्रिएट करने की बात कही गई थी, सो दैट एनी फ्यूचर वॉर्स को प्रिवेंट कर पाए। एम्स और ऑब्जेक्टिव्स की बात की जाए तो जितने भी नेशन से बेटा मेंबर्स हैं उनको सीक्रेट अलायंसेस में एंटर करने से मनाई थी। सारे नेशंस को यहाँ पे रिस्पेक्ट करना पड़ेगा एक दूसरे के इंडिपेंडेंस को। तीसरा, नेशंस जो डिस्प्यूट्स उनके बीच में होते हैं उनको कहां पे लेकर के आएंगे, लीग के सामने लेकर के आएंगे सॉल्व करने के लिए। मेंबर नेशंस को यहाँ पे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। अगर कोई ऐसा कंट्री जो यहाँ पे वर्ल्ड पीस को खराब करने का ट्राई करता है तो उसके अगेंस्ट मेंबर नेशन स्टेप्स ले सकते हैं। एंड लीग का काम था यहाँ पे कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिक कॉपरेशन को यहाँ पे बढ़ावा देना और ओवरऑल डेवलपमेंट को यहाँ पे प्रमोट करना। हालांकि लीग के देखिए कुछ लिमिटेशंस, कुछ प्रॉब्लम्स भी थे, जैसे फॉर एग्जांपल जर्मनी और सोवियत यूनियन इसका पार्ट नहीं थे, ठीक है। यूएसए ने भी लीग को ज्वाइन नहीं किया, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन था इस लीग को फॉर्म करने वाला। और सबसे इंपॉर्टेंट यार, जर्मनी एंड इटली के अंदर आप देखोगे जब डिक्टेटरशिप्स यहाँ पे राइज करती हैं तो इस जो लीग ऑफ नेशंस का जो पोजीशन है वीक होने लगता है। एंड धीरे धीरे करके आप देखोगे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे ये पूरी खत्म सी हो जाती है, राइट। चलिए, सो बच्चों ये था आपका मेजर क्राइटेरिया या मेजर चंक ऑफ, ठीक है, मेजर चंक ऑफ दैट इज द वर्ल्ड वॉर 1, ठीक है। तो हो सकता है कुछ बच्चों के एग्जाम्स में शायद नहीं आ रहा होगा, कुछ बच्चों के एग्जाम्स में आ रहा होगा। ये क्विक रिकॉल था बच्चे, डिटेल चैप्टर्स अपने आएंगे अभी कुछ टाइम बाद, आप देखोगे इस चैनल के ऊपर। तो ये फिलहाल एक क्विक रिकॉल था, क्विक माइंड मैप था आपको रिकॉल कराने के लिए कि हाँ भाई कि यहाँ पे क्या है बच्चों। बहुत क्विकली आप कह सकते हो कि इस पूरे टॉपिक को आप एकदम फट से रिकॉल कर पाओ, ठीक है। सो दैट इज द होल ऑब्जेक्टिव ऑफ द माइंड मैप। नोट्स को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, एक बार वीडियो को आप स्लो करके देख सकते हो, ऐसे फास्ट चला के मत ही देखना, ठीक है, बिकॉज ऑलरेडी मैंने काफी तेज से आपको समझाया ये चीज, ठीक है। एंड लेट्स हैव द फाइनल दिस थिंग, कहते हैं ना फाइनल बाय बाय आप सभी बच्चों को। तो आज का सवाल बहुत सिंपल है, आपको बताना है दोस्त कि आज को आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि इमीडिएट कॉज क्या था आपके वर्ल्ड वॉर 1 का, ठीक है। तो इमीडिएट कॉज आप बता दीजिए वर्ल्ड वॉर 1 का मेरे भाई, एंड दैट्स ऑल, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, धन्यवाद आप सभी बच्चों का। उम्मीद है आपको मजा आया होगा, है ना, मजा आ रहा होगा इस सीरीज के अंदर, काफी कुछ आप सीख करके जा रहे होगे दोस्तों इस सीरीज से, ठीक है। बस यही ऑब्जेक्टिव है कि क्विक टाइम में फटाफट से आपको चीजों को रिकॉल कराना। थैंक्स अ लॉट बच्चों, मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे स्माइलिंग, पढ़ते रहिए विद पीडब्ल्यू। फिलहाल दीजिए इजाजत, दिस इज योर मेंटोर, योर गाइड कुणाल दिस साइड, साइनिंग ऑफ फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए बाय बाय।